ये शुरुआत करेंगे, फिर उसके साथ सब्जियां ऐसे उबला हुआ लेंगे। उसके बाद हम मिलेट की शुरुआत कर सकते हैं। एक वक्त भोजन में मिलेट का महत्व क्यों है, क्या है? मिलेट यानी श्री धान्य छोटे छोटे अपने ऑफिस में रखे हुए हैं। छोटे छोटे बारीक धान है, जो समझो वो श्री धान्य क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर 7 लेयर्स है और वो ज्वार, मक्का, बाजरी, रागी, ये सब का लिटल स्वरूप यानी कि छोटा स्वरूप है। जो भी छोटा होता है ना, उसमें कष्ट ज़्यादा होता है, तो उसका छोटा सा स्वरूप है और उसमें भरपूर B12 है। आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा कमी B12 की है। तो ये मिलेट ऐसा धान है, इसमें से आप सब कुछ बना सकते हैं। इसकी रोटी बना सकते हैं, इसका उपमा, पुलाव, पोहे और पराठा, रोटी, रोटला, इडली, डोसा, ढोकला, हांडवा, चिल्ला, पुडला, उत्तपम, सब कुछ आप इसका बना सकते हैं। अब आपका केवल धान बदल जाएगा, मिलेट हो जाएगा। वो मिलेट से सारी चीज़ें बनती हैं। अगर हम इसे धो के पूरी रात भिगा देते हैं, सुबह में उसका पानी निकाल के उसको अच्छे से सुखा दीजिए और फिर उसका आप आटा बना के रख दीजिए। उसकी रोटी इतनी सॉफ्ट बनती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपको उसका खिचड़ी या पुलाव बनाना है, एक ही बात है कि मिलेट को ओवरनाइट सोक करना पड़ता है, भिगाना पड़ता है। कोई भी मिलेट ले लो, 5 किस्म के मिलेट आते हैं। छठा है किनोवा। किनोवा इसलिए कि अपना वेट ना बढ़े। हमारा वेट अगर नहीं बढ़ता है तो उसका हम खिचड़ी, उपमा और पोहे जैसा बना के खा सकते। किनोवा पचने में बिल्कुल लाइट है, फिर भी अपना पेट भरता है। किनोवा को हम ओवरनाइट सोक करके भिगा के सुबह में छन्नी में डाल के सूखा करके उसको आप सैलेड में भी कच्चा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो। तो आप थोड़ा सा किनोवा ऐसे सलाद में डाल सकते हैं। तो ये मिलेट जब आप इडली बनाना चाहते हैं इसका, या डोसा भी बहुत अच्छा बनता है, तो आपको क्या करना है, जब जैसे हम 3 कटोरी चावल लेते हैं, वैसे ही आपको 3 कटोरी कोई भी एक मिलेट लेना है। कोई भी एक, सभी मिलेट के बनते हैं। जो उसमें फॉक्सटेल मिलेट है वो लंग्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है, और जिनको लंग्स का प्रॉब्लम है वो लोग अगर ये मिलेट का उपयोग करते हैं और उसको फर्मेंट करके खाते हैं तो उसमें B12 ज़्यादा आता है। और जिनको वेट नहीं बढ़ता है, जो बहुत पतले हैं, तो उनका भी वेट बढ़ेगा, और जिसका ज़्यादा है उसका कम होगा। मिलेट का काम है वेट को बैलेंस करना। ये आपको एक टाइम खाते हो ना, तो ये 48 घंटा उसका असर अपने पेट में रहता है। ये ऐसा धान है कि आप एक बार खा लोगे तो फिर आपको 24 घंटे के बाद भी खाना मिले तो भी आप इस पे रह सकते हैं। जैसे आपने इडली और डोसे के लिए भिगाना है तो 3 कटोरी मिलेट, 1 कटोरी उड़द की दाल। जो उड़द की दाल नहीं खाते हैं वो मसूर की दाल भिगा दे। मसूर की नहीं पसंद है, मूंग की दाल भिगा दे। कोई भी दाल आप एक दाल भिगा लो, अलग अलग धो के भिगा सकते हैं और एक साथ में भी भिगा सकते हैं। एक छोटी कटोरी में आपको मेथी दाना, सूखा मेथी जो आता है ना, ताकि डोसे कुरकुरे हो, थोड़ा सा मेथी दाना भिगाना है। सुबह में जब उसको पीसना है तब मेथी दाना का पानी छान के रख दीजिए।
ग्रीन जूस में डाल के या ऐसे ही आप पी जाना, फेंक मत देना। और जो आपने मिलेट का जो मिलेट और जो दाल भिगाए हैं, अब उसमें आप आधी कटोरी पोहे, अपने जो पोहे होते हैं ना, वो आप अगर आप 15 मिनट 20 मिनट उसको धो के रखेंगे और फिर साथ में डाल के उसको आप अच्छे से सब कुछ साथ में पीसना है। मिलेट, उड़द दाल या फिर आपने जो भी दाल डाली है वो, थोड़ी सी मेथी दाना भी जो धो के उसमें डाल दो और पोहे भी उसमें डाल दो और अच्छी तरह उसको एकदम फाइन पीस लो। नहीं, वही पानी उपयोग में ले लेना है। अभी समर है तो ना आप उड़द दाल, मसूर की दाल या कोई भी दाल आप रात को नहीं भिगाओगे, सुबह में उठ के भिगाना, क्योंकि वो तो 3 घंटा भी भीगती है, 3-4 घंटा तो वो आराम से भीग जाती है। क्योंकि रात से भिगाओगे तो बास आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, मिलेट को रात को भिगा देते हैं, मेथी दाना भी रात को भिगा देते हैं अलग से, लेकिन दाल को सुबह उठ के, रात को निकाल के तैयार करके रखते हैं, सुबह जैसे ही आँख खुलती है पहले धो के दाल भिगा देते हैं और फिर जब 10-11 बजे पीसते हैं तब हम दाल का पानी फेंक देते हैं और मिलेट का पानी ले लेते हैं पीसने में। तो उससे खीरा का खमीर बहुत अच्छा आ जाता है और मिलेट का पानी नहीं फेंकना चाहिए। तो वो पानी आप उपयोग में ले ले। ऐसे दाल का भी ले सकते हैं। अगर आपने 3-4 घंटा ही दाल भिगाई है तो ठंड के मौसम में खमीर चाहिए ना उसका अच्छा था, तो आप भिगाई हुई दाल का पानी भी पीसने में उपयोग कर ले, तो दाल खीरे का खमीर बहुत अच्छा आ जाएगा, कुछ घंटों में आ जाएगा। और शाम के वक्त आप उसमें वेजिटेबल घीस के डाल के वेजिटेबल इडली या फिर आपको उत्तपा या प्लेन डोसा बनाना है तो आप उसका डोसा बना सकते। इसमें आपको इनो डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपने थोड़े से पोहे डाले हैं ना। जैसे 1 कटोरी जो हम उड़द की दाल की लेते हैं उसकी आधी कटोरी पोहे डालने होते हैं पीसने में, तो उससे ना इडली एकदम सॉफ्ट होगी और फूल के इतनी मस्त बनेगी ना कि आपको खाने में भी मज़ा आएगा। इसमें दही, छाछ कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही उसमें आप मेथी दाना वगैरह डालते हैं तो उसमें जरा सा खट्टापन आ ही जाता है। ऐसे आप पीस के खीरा डिब्बे में भर के या अच्छे बर्तन बड़ा लेना, क्योंकि खमीर उभर के आएगा गर्मी के मौसम में, तो जितना खीरा है उससे डबल बड़ा आप डिब्बा या पतीला रखिए और उसको ढक के घर में ही रखेंगे तो भी उसमें अभी खमीर आ जाता है। विंटर के टाइम में हम ढक के धूप में रख देते हैं तो अच्छे से खमीर आ जाता है। और शाम को आप उसको जरा सा, आपको जैसे सेंधा नमक जितना डालना है 1 चम्मच जितना, वो आप पानी में मिला के वो सेंधा नमक उसमें डाल दीजिए और एकदम से उसको फेंट लीजिए। ऐसे हम फेंटते हैं ना, वैसे एक ही तरफ पूरे खीरे को एकदम फेंट लीजिए और उसमें मस्त वो उभार आ जाएगा। बस सीधा आप इडली स्टैंड में हल्का सा तेल लगा के पहली बार उसमें आप इडली रखिए और स्टीम कुकर में रख दीजिए। 10 मिनट में आपकी इडली रेडी हो जाएगी। और सांभर आप हो सके तो मूंग की दाल का और उसमें जरा सी चने की दाल या मसूर की दाल डाल के बना सकते हैं, उससे वायु नहीं होता है। तुअर दाल सख्त वायु करती है, जॉइंट्स पेन बहुत बढ़ाती है। तुअर दाल का उपयोग मिनिमम करें, हो सके तो नहीं करेंगे। जिनको बॉडी में जकड़न अकड़न ज़्यादा है वो लोग तुअर दाल का सेवन कम करें या ना करें, क्योंकि उससे वायु बहुत बढ़ता है। तो तुअर दाल की जगह पे छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, मूंग की मोगर दाल भी ले सकते हैं, जरा सी चने की दाल और जरा सी मसूर की दाल डालते हैं
तो भी सांभार बहुत अच्छा बनता है। दाल थोड़ी थोड़ी डालनी है, वेजिटेबल ज़्यादा डालने हैं। हर दाल हमें सांभार की तरह बनानी है। हर सूप अगर आप चाहते हैं कि दाल की तरह बने तो सूप जो आप बॉईल करने रख रहे हैं ना वेजिटेबल, उसमें 3-4 घंटा पहले भिगाई हुई 1 चम्मच दाल डाल दो तो आपका सूप दाल की तरह हो जाएगा। तो ऐसे आप ये सूप और दाल ले सकते हैं। मिलेट का ये खीरा अगर बच जाता है तो आप फ्रीज में छोड़ दीजिए और फिर शाम के दूसरे दिन आप बच्चों को उसमें वेजिटेबल डाल के उत्तप्पा या प्लेन डोसा भी सब्जी के साथ दे सकते हैं। बच्चों को ना वैसे भी डोसा बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत हेल्दी होता है। तो रोटी के जगह पे आप ऐसा चिल्ला या डोसा बना के खा सकते हैं। तो ये मिलेट खाने में सच में बहुत हेल्दी होते हैं। ये 5 किस्म के आते हैं, वो आप ले सकते हैं। कैंसर पेशेंट को भी कैंसर रिमूव होने के बाद जब हम मिलेट शुरू करवाए तो उनको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। उनके बॉडी का पीएच वैल्यू भी उनका बरकरार है और वो अभी भी मिलेट का उपयोग शाम के भोजन में कर रहे हैं। जैसिका बेन पटेल, तो उनके रिपोर्ट वही आ रहे हैं जो कच्चे में आ रहे थे। दिन में कच्चा खाते हैं, अब शाम के वक्त उन्होंने हल्का सा वेजिटेबल मिलेट का खिचड़ी, उपमा, ऐसे कोई रोज़ाना एक आइटम बनाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। तो सच में उनका वेट जो उन्होंने 6 महीना कठिन रसाहार किया था और समझो 78 या 82 उनका वेट था, वो गिर के 42 तक आ गए थे क्योंकि उन्होंने 6 महीना, उनको ब्रेस्ट कैंसर था, तो उन्होंने 6 महीने तक विविध रसाहार, एकाहार और फिर फलाहार ये सब शुरू किया। उसमें उन्होंने अमेरिकन बेकिंग सोडा का प्रयोग किया था, स्पिरुलिना और सबका। उनका कैंसर 100% क्योर हो गया। अभी यहाँ पे मातर में ही उन्होंने 3 या 4 सेमिनार किए थे, आद्रोड़ा में 2 किए थे। उन्होंने लगातार, वो इंडिया आए थे, वो लगातार सेमिनार में आते रहते थे क्योंकि वो तपश्चर्या के लिए ही आए थे। आणंद में उनका घर था, वहाँ से वो आते रहते थे इधर, और उनका कैंसर बिल्कुल क्योर करके वो जब वहाँ पे गए, यहाँ से अल्ट्रासाउंड करवा के गए थे, वहाँ पे जाके 5 जगह पे उन्होंने अलग अलग जगह पे अपना अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी करवाई। उनका कैंसर नहीं आया। 6 महीने के बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता हम शाम के वक्त मिलेट पे लाए। तो जब मिलेट पे वो आए तो आहिस्ता आहिस्ता उनका वेट बढ़ा। अभी उनका वेट करीबन 52 या 54 तक आ चुका है, यानी कि पुराने बिल्डिंग में रिनोवेशन हो चुका। अभी उनका कलर काम चल रहा है, यानी कि अभी उनके सारे बाल काले आए हैं। हाँ, नेचुरल कीमो के बाद, समझो ये सब ज्यूसी उनके नेचुरल कीमो थे। उनकी उम्र भी शायद 56-57 बोल रहे हैं, लेकिन मेरी जब बात हुई तब वो 58 मुझे बता रहे थे अभी लेटेस्ट। तो ये उम्र में उनके बाल पहले तो बहुत झड़ गए, लेकिन फिर सब बाल नए और काले आए हैं और अभी बालों का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है, अभी बाल नहीं झड़ रहे हैं। तो उनकी तपश्चर्या रंग लाई है। हमने तो केवल उनको बताया था, लेकिन उन्होंने ऐसा तप किया कि उन्होंने, समझो ये तप के दौरान उन्होंने एक बार 7 निर्जल उपवास किए और एक बार उन्होंने 10 निर्जल उपवास किए। पिछली चैत्र नवरात्रि में ही उन्होंने पहले 7 निर्जल उपवास यहाँ सेमिनार में और फिर घर पे जाके किए थे।
तो उसमें उनकी एक गठान पिघल गई थी और दूसरी गठान जो 9 mm वाली थी वो 10 निर्जल में बिल्कुल गायब हो गई। तो किसी भी रोग में परिणाम कठिन से कठिन तपश्चर्या में जाते हैं तो मिलता ही है। अगर आप घर पे नहीं कर सकते हैं तो आप सेमिनार ज्वाइन कर लीजिए बारंबार, यानी कि हम अगर घर पे नहीं करेंगे तो जहाँ भी सेमिनार चलता है आप सेमिनार से जुड़े रहोगे तो आप ये तपश्चर्या कठिन से कठिन कर पाओगे और आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। उनका कैंसर नाबूद हो गया, अब वो शाम के वक्त ले रहे, लेकिन हफ्ते में 2 उपवास रखते हैं, एक निर्जल और एक रसाहार। जैसे हर गुरुवार को वो बिल्कुल निर्जल करते हैं, पानी की बूंद भी नहीं, और हर सोमवार को वो जैसे हो सके उतना निर्जल ना रह पाए तब वो रसाहार यानी केवल जूस पे रहते हैं या फिर कोई रसीला फ्रूट रात को चूस लेते हैं। कठिन से कठिन तपश्चर्या करते हैं। हफ्ते में 2 उपवास वो बोले मैं आजीवन करूँगी। तो अभी उनके रिपोर्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। हमारा सेहत बिगड़ता है खाने से और अच्छा होता है उपवास से। तो उपवास ब्रह्मास्त्र है, लेकिन उपवास अगर आप बिना एनीमा के करते हो तो सबसे बड़ा गुनाह है अपने शरीर के साथ, क्योंकि एनीमा के बिना उपवास करना अपने शरीर पे सबसे बड़ा अत्याचार है। अगर आप बिना एनीमा किए उपवास करते हो तो आपके पेट में मल है वो उसका गंठन यानी गांठ बन जाएगी। आप देखते हो कि जैनों में 28 करते हैं, लेकिन 28 के बाद वो लोग बहुत बीमार हो जाते हैं, क्योंकि 8 दिनों तक केवल सौंठ का पानी पीते हैं, शाम के वक्त बंद कर देते हैं, और जैसे ही 9वें दिन पारना है, एक ही साथ कितना सारा नींबू का पानी बराबर है, नारियल का पानी बराबर है, लेकिन पहले दिन से मूंग का पानी 1-2 दिन छोड़ के देना चाहिए। केवल मूंग का पानी से उनका पेट नहीं भरता है, कितनी सारी आइटम होती है, उसमें से सब लोग पारना करवाते हैं तो चम्मच पिलाते हैं, खिलाते हैं, और पूरे दिन में 8 दिनों का समझो जो सरवाड़ा बोलते हैं ना, वो पूरा कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके शाम तक इतना सारा ले लेते हैं। अब 8 दिन में उनका पेट छोटे बच्चों जैसा हो गया है, और एकदम से वो जो ऊपर पड़ता है वो किडनी के ऊपर असर करता है और फिर वो बीमार हो जाते हैं। एक तो 8 दिन उन्होंने एनीमा नहीं किया, इसीलिए वो बीमार है, क्योंकि मल तो अंदर से निकला ही नहीं। जब वो बोलते हैं उपवास करते हैं तो क्या निकलेगा? उपवास में ही सबसे ज़्यादा निकलता है। अगर आप एनीमा करोगे तो आपको पता चलेगा कि उपवास के बाद अंदर से अपनी फ्री बैठी हुई किडनी ने कैसा काम किया है। पूरा दिवाली काम कर देती है किडनी। जो भी पुराना मल है कोने कोने से हटा के सब नीचे ले आती है। छोटी आंत में से बड़ी आंत में कचरा आके जमा होता है, उसको हमें एनीमा के जरिए निकालना होता है। तो उपवास करो तब 2 से 3 बार एनीमा अवश्य करें जब निर्जल करें। निर्जल जब करते हैं और हम सोचते हैं क्या निकलने वाला है, कोई बात नहीं, हम आराम करते हैं, एनीमा नहीं करेंगे, बहुत गलत। निर्जल में तो अगर आप निर्जल आपको खींचना है ना, तो आप तभी खींच पाएंगे जब आपके इंटेस्टाइन को पानी मिलेगा। उनको यहाँ से पानी नहीं भेजना है, क्योंकि पानी भी खुराक है, उसको भी हजम करने में 2 घंटे लगते हैं। तो सुबह का वक्त हमारा क्यों हम कहते हैं कि आप 16 घंटे का निर्जल उपवास करो, क्योंकि ये 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको हर किस्म के रोग से
बचा के रखेगा। और लंघनम परम औषधम, ये लंघन ही आपके हर रोग का परम औषध है। तो जब भी आप निर्जल या रसाहार वाला उपवास करते हो तब आपका 2 टाइम एनीमा अति आवश्यक है। निर्जल के दूसरे दिन भी एनीमा करना बहुत 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 आवश्यक है। तो निर्जल के दूसरे दिन भी अवश्य एनीमा करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब ऐसे रेचक जूस लेते हैं उससे ही हमारी ट्रैक खुल जाती है। तो ऐसे हमें सिस्टम को आगे बढ़ाना है। कहीं भी पता ना चले तो हम दोनों में से किसी एक को आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन असमंजस में मत रहना और अपने आप कोई भी निर्णय मत कर लेना, क्योंकि बिना गाइडेंस के अगर आप आगे बढ़ोगे और कभी कुछ तकलीफ आ गई तो आप हैरान हो जाओगे। आप कभी भी हैरान ना हो और आप आसानी से ये आपका सफ़र पार कर सके, इसलिए आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आगे की जानकारी शाम के प्रवचन में देंगे। अभी ये अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उनको हम माइक देते हैं। हमसे बोलने में कोई भी भूल या गलती हुई है तो आप हमें माफ़ करना। सबको प्रणाम, हरि ओम। सबका हृदय से बहुत 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 धन्यवाद।